नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है करंट इन कंडक्टर और उसी में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर जाती है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो कर रही होती है तब उस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, या बोल सकते हैं जब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम बोलते हैं ना कि कंडक्टर से करंट इजीली फ्लो कर जाती है क्योंकि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर जिनकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होती है, तो ये किस तरह से मूव करते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा बहुत जो कंडक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का एक बार उसको देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। यहां पर दो केस आते हैं और एक एक करके दोनों केस को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल दोज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बोल सकते हैं ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट इजीली पास कर जाती है। क्यों पास करती है, हमने पढ़ा है क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, कॉपर का। अगर मैं कॉपर एटम की बात करूं तो कॉपर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऑर्बिट में नहीं घूमता है, या बोल सकते हैं इसके ऑर्बिट से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, फ्री हो गया है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एक कंडक्टर का जो एटम है उस एटम के ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जरा समझना बात को, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, ये पूरा एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एटम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयंस में। और ये मेरे पास क्या है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये कहां जाएगा। देखो किसी भी एक कंडक्टर के अंदर एक आयन तो होगा नहीं, उसके पास नंबर्स ऑफ आयंस होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उन आयन के बीच में क्या करता रहता है, घूमते रहता है इधर उधर ऐसे वैसे करके, मतलब रैंडमली क्या करता है, मूव करता है। अगर मैं यहां पर इस तरह से बनाऊं तो ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। एक कंडक्टर की मैंने स्लैब ले ली, यहां बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप का मैंने वायर ले लिया। तो इस वायर के अंदर क्या होंगे, इस तरह से आयंस होंगे। और ये आयन कब बने, जब ऐसे एटम या कंडक्टर के वो एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इन एटम से बाहर निकला हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन आयंस के बीच में रैंडम मोशन करता है। अब सवाल ये आता है कि ये रैंडम मोशन क्यों करता है। आंसर है ड्यू टू टेम्परेचर। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। और ये कोई छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, इट इज वेरी 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 लार्ज वेलोसिटी। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर इस सिचुएशन में, अभी यहां मैंने कोई बैटरी लगा रखी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इस सिचुएशन में इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यू टू टेम्परेचर उनके पास क्या होती है, कुछ वेलोसिटी होती है, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। उसका नाम क्या है, थर्मल वेलोसिटी उसका नाम है। और वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास उसकी वैल्यू होती है, एंड इट इज वेरी 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 लार्ज वेलोसिटी। अब सवाल ये है, क्या आयंस भी मूव करते हैं, जो आयंस यहां पर बने हैं कंडक्टर के अंदर, क्या वो भी मूव करेंगे। आंसर है वो मूव नहीं करते हैं। वो क्यों मूव नहीं करते हैं, बिकॉज आयंस क्या है, एक्चुअल में आयंस वो एटम है जिनसे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, एंड दीज आयंस आर वेरी वेरी हैवी इन कंपेयर टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो आयंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा हैवी हैं। तो ये आयंस मूव करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ड्यू टू दियर मास ये मूव नहीं कर पाते एट रूम टेम्परेचर, और वी कैन से एज ए ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कि टेम्परेचर की वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है मेरा इस वेलोसिटी से, वैसे ये आयंस मूव नहीं कर पाते हैं
क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मास होता है और इनके मास की वजह से इनर्शिया ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगी। लेकिन हां, ये पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि ये अपनी जगह पर क्या करते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मोशन नहीं कर पाते। यानी कैसा मोशन करते हैं, बोल सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि एक आयन एक जगह से गया और दूसरी जगह पहुंच गया। यानी ये आयन क्या करेगा, अपनी जगह पर ऐसे 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 मोशन करेगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी और वी कैन से ड्यू टू टेम्परेचर। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वेलोसिटी से किसी एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक गिलास है, गिलास किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। यानी वो क्या है, एक टाइप का मेटल है, और मेटल क्या होता है, सारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। यानी उस स्टील के गिलास के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एट ए रूम टेम्परेचर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज है। यानी क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो होना क्या चाहिए था, जैसे मैं क्या करूं, उस गिलास को पकड़ूं, चार्ज के मूव करने की वजह से मुझे वहां पर क्या लगना चाहिए था, एक शॉक लगना चाहिए था। बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी जब भी चार्ज फ्लो करता है तो क्या कंस्टिट्यूट होती है, करंट कंस्टिट्यूट होती है। तो जैसे मैं गिलास को छूता मुझे करंट लगना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। हम बड़े आराम से जाते हैं, गिलास को पकड़ते हैं, पानी पीते हैं और हमें कभी भी करंट नहीं लगता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहां पर चार्ज तो मूव कर रहे हैं ड्यू टू टेम्परेचर और जो मोशन की वेलोसिटी है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग इस ऑर्डर की है, लेकिन फिर भी हमें वहां पर किसी भी टाइप के करंट का फील नहीं हो रहा है। फिर भी उस ग्लास में या फिर उस कंडक्टर में किसी भी टाइप की करंट नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें केस फर्स्ट लिख के चलेंगे। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इनसाइड कंडक्टर, या इसी को बोलने का एक और तरीका हो सकता है, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dv ओवर dr होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब उस कंडक्टर के टर्मिनल के बीच किसी भी टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के बीच किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा भाई, देखो इस केस में क्यों करंट जीरो होती है, इस बात को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, यहां कर लें, देखो जरा समझेंगे। सॉरी, ये मेरे पास क्या है भाई, कंडक्टर है इस तरह से। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। ठीक है, मैं बना दे रहा हूं, जो डॉट है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, आयंस भी हैं। ये क्या है, आयंस है, तो दीज आर आयंस, और जो डॉट है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी है एंड दैट वेलोसिटी इज ड्यू टू टेम्परेचर, और लगभग इस ऑर्डर की होती है। मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा हूं, माना ये वो इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन माना इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी या फिर विद थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी के साथ कहां की ओर मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव किया। लेकिन जैसे ही मूव करेगा इसके रास्ते में क्या आ जाएगा, वो बड़ा सा आयन आ जाएगा। अब जैसे वो बड़ा सा आयन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उस आयन से टकराएगा बूम करके। होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई छोटी चीज बड़ी से टकराती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। तो सेम चीज किसके साथ होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल लेगा और यहां क्यों आ जाएगा, यानी जैसे इसने अपना रास्ता बदला यानी इसकी डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जैसे आगे आएगा अगेन वहां पर क्या होंगे, आयंस होंगे, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो। अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है लार्ज नंबर ऑफ आयंस भी होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन धर की ओर आएगा अगेन किससे टकराएगा, एक नए आयन से टकराएगा। तो फिर क्या होगा, अगेन ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में चेंज करेगा, माना इस तरह से मूव कर गया, यहां पहुंच जाएगा। अगेन इस आयन से टकराएगा, माना यहां पहुंच गया। अगेन इस आयन से टकराएगा, माना यहां पहुंच गया। अगेन इस आयन से टकराएगा, माना यहां पहुंच गया। अगेन इससे टकराया, फिर यहां, 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 ऐसा कुछ होगा। यानी ये जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैंने पकड़ा वो इस कंडक्टर के अंदर कैसा मोशन कर रहा है,
एक रैंडम मोशन कर रहा है। किसी एक स्टेट कंडक्टर जो चार्ज है या उससे इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर। ये तो मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, तो सेम कहानी जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं सबके साथ होगी। मान लिया मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? जो कैपिटल N है वो क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक। और किसी एक सिचुएशन में मैंने क्या खींची? फोटो खींची। तो फोटो खींचते मुझे क्या मिलेगा? सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी रैंडम ऐसे मूव कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसको हम? रैंडम मोशन कर रहे थे। तो किसी एक इंस्टेंट पर अगर मैं फोटो खींचूंगा तो मुझे फोटो कैसी मिलेगी? ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां की ओर मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, और ये कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा, और ये वाला कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा। यानी हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? रैंडम डायरेक्शन में होगी। अब वो डायरेक्शन कौन सी हो सकती है? जितनी पॉसिबल डायरेक्शन यहां पर हैं वो सारे डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो सकती है, यानी ऑल द डायरेक्शन आर इक्वली प्रोबेबल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऐसी बात हमने कहां की थी? जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी क्लास 11th में, वहां भी हमने ऐसी बातें की थी कि अगर मेरे पास कोई गैस है, वो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं और उनके मोशन की हर डायरेक्शन क्या होती है? इक्वली प्रोबेबल होती है। तो सेम सिचुएशन किसके साथ है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में क्या है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है? हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल है। यानी वेलोसिटी यहां को भी हो सकती है और हो सकता है अगली टक्कर के बाद वेलोसिटी ऐसे होगी, उससे अगले टक्कर के बाद वेलोसिटी ऐसे होगी, यानी हर डायरेक्शन क्या है? इक्वली प्रोबेबल है। यानी अगर मैं अज्यूम करूं, माना ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u2 है, वैसे ये क्या है मेरे पास? u3 है, वैसे मेरे पास ये क्या है? u4 है, एंड सो ऑन। जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी मैंने कितनी बोल दी? un बोल दी। अगर मैं इन सारी वेलोसिटी का सम निकालूंगा या उससे एवरेज निकालूंगा तो बस तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0? जरा समझो। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस इंस्टेंट पर, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट मूव कर रहा होगा? बिकॉज ऑल डायरेक्शन आर इक्वली प्रोबेबल। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? आंसर है हाँ जी, हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे मूव कर रहा है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा कैसे मूव कर रहा होगा? ऐसे मूव कर रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, तो इन दोनों की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? या फिर आप किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देख लो, अगर माना ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे मूव कर रहा है तो आफ्टर सम कोलिजन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, ठीक है। माना ये इलेक्ट्रॉन है इनिशियली अभी ऐसे मूव कर रहा है, यहां पहुंच गया, लेट अस से इस टाइप पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 है। फिर एक ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया, माना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u2 होगी। और अभी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर गया? ऐसे मूव कर गया, इधर पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u3 होगी। अब जो u1 और u3 हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या अलग अलग है। यानी ये कंपोनेंट या फिर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की वेलोसिटी का एवरेज निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इनके पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी u एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश प्लस का un, और डिवाइड में कितना आ गया भाई? कैपिटल N, क्योंकि एवरेज निकालना है, एंड दिस एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी ये एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम उस क्वेश्चन के का आंसर देने के काबिल हो चुके हैं कि क्यों हमें गिलास को छूने में करंट नहीं लगा। देखो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 है सारे इलेक्ट्रॉन की, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाला टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? देखो ये कंडक्टर है, इस तरह से ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो ईच डायरेक्शन है वो क्या है? इक्वली प्रोबेबल है। माना ये ऐसे मूव कर रहा है, 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 ये ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो अज्यूम कर लो ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे चूज कर रहा हूँ, ठीक, जो कि क्या है? इनके पैरेलल है, यानी जो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनके पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि किसी एक टाइम इंटरवल में इस एरिया से कितना चार्ज क्रॉस करेगा? तो देखो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो और हर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो रैंडम डायरेक्शन में है,
तो अप्रोक्सीमेटली जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब जितना चार्ज ऐसे मूव करेगा उतना ही चार्ज ऐसे मूव करेगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो तो रेस्ट में है, मूव सिर्फ कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन हैव मतलब रैंडम वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा इससे, क्यू नेट विल बी इक्वल टू 0 किसी एक टाइम इंटरवल में। अगर क्यू नेट इक्वल टू 0 है किसी एक टाइम इंटरवल में तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपॉन टी के बराबर होता है। तो क्यू नेट ही 0 है तो आई भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही वजह है कि जब हम गिलास को छूते हैं उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन नेट मोशन ऑफ चार्ज या फिर नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, 0 है, जिस वजह से मुझे गिलास को छूने में करंट नहीं लगता है। तो दिस इज आंसर ऑफ व्हाई वी डू नॉट गेट शॉक्ड व्हेन वी टच एनी कंडक्टर और वी कैन से एनी मेटल सीट और एनी मेटल। किसी मेटल को जब हम छूते हैं तो हमको करंट क्यों नहीं लगता, इसलिए हमको करंट नहीं लगता। ये बात क्लियर हुई आपकी। नाउ अगर ये बात क्लियर हो गई, अब यहां पर आता है सेकंड केस। मुझे क्या करना है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का तरीका क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, यानी उसके एक टर्मिनल को या फिर एक एंड को मैं पॉजिटिव कर दूं और दूसरे एंड को मैं नेगेटिव कर दूं। और ये करने का सबसे आसान तरीका होता है क्या, बैटरी लगा दो। यानी इस कंडक्टर को जो यहां पर रखा हुआ है इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, नाउ केस सेकंड में देखेंगे कि व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। एंड डालो भाई, केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या कर रखा है, कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इसको कहने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी। मैंने कंडक्टर को किसी एक बैटरी से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, अब समझेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो मान लिया मेरे पास इस तरह से क्या है, एक कंडक्टर है और इसकी कुछ लेंथ मैंने बोल दी इस तरह से। इसके अंदर क्या होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो आयंस भी होंगे। तो ये क्या है भाई, आयंस है इस तरह से, दीज आर आयंस। यहां भी बना दो एक हाथ इस तरह से। ये क्या है, हमारे आयंस है, और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा केस हुआ, पहला वाला केस, ये हमने पढ़ लिया है। अब क्या करना है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्या कर दो, यहां पर एक इस तरह से बैटरी को कनेक्ट कर दो। बैटरी या फिर सेल कुछ भी लगा सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, यहां पर इस कंडक्टर के टर्मिनल के बीच एक बैटरी लगा दी। लेट अस से इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। अब जैसे मैं इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसा होते ही इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगा। कहां से कहां की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसका मतलब नाउ these ions and these free electron are in this electric field which is in this direction। जो कहां की ओर है, इस डायरेक्शन में है। क्या होगा बताओ, पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों कैसे पार्टिकल हैं भाई, चार्ज पार्टिकल है, यानी दोनों में चार्ज है कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है और आयंस में भी क्या है, चार्ज है। और जैसे हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज में क्या लगता है, फोर्स लगता है। यानी इन चार्जेस में भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। कहने का मतलब इन इलेक्ट्रॉन में और आयंस में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अगेन आयंस के साथ एक समस्या क्या है, ये बहुत हैवी हैं। तो जो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयंस में लग रहा होगा, लगाएगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, और उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस आयंस पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि वो बहुत एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इफेक्ट वहां पर देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे हम किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कहां की ओर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इन इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहां की ओर लगेगा, इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज ऑब्वियस सी बात है कौन सा फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कहां की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे दिखा दिया मैंने यहां पर Fe से दिखा दिया। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस Fe वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, Q इंटू ई के बराबर होता है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था तो वहां पढ़ा था F इक्वल टू क्या होता है, Q होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लगा दूंगा, यहां पर वेक्टर लगा दूंगा। अब इसके लिए इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस ई के बराबर होता है, बिकॉज चार्ज इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर उसमें चार्ज होता है, कूलाम के बराबर चार्ज होता है, और इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग कि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वो मुझे इस नेगेटिव साइन से देखने को मिल रहा है। नाउ सेड सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर वहां पर फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो सिंस वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स Fe इज इक्वल टू किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 बोल दिया, ये 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से मेरे पास ma वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का e इंटू ई वेक्टर आ गया। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का e कैपिटल E अपॉन कितना आया, m आ गया। सो दिस इक्वेशन टेल अस, सेड सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ये इक्वेशन में क्या बता रही है कि जैसे हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाते ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, E कैपिटल E अपॉन m के बराबर होगी। और यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको दिखा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन कहानी में यहां पर एक ट्विस्ट आता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन सारे इधर की ओर क्या हुए, एक्सेलरेट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और सीधे दौड़ जाएंगे यूं करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है इतनी अच्छी, बिकॉज जैसे ही इनमें एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे, सामने कौन आ जाएगा, एक पहाड़ रूपी आयंस आ जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो पहाड़ ही है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज लाइट पार्टिकल, जो आयंस हैं वो क्या है, बहुत हैवी हैं। तो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए पहाड़ की तरह हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे की ओर एक्सेलरेट होगा, किससे टकराएगा, ढप करके आयन से टकराएगा। क्या हो जाएगा, जितनी वेलोसिटी इसने गेन की होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिद्दी भी है, क्योंकि उसके पास पहले से कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, और जैसे टकराएगा अपनी सारी वेलोसिटी लूज कर देगा जितनी गेन की थी ड्यू टू एक्सेलरेशन। फिर क्या करेगा, एक फ्रेश स्टार्ट करेगा इन अनदर डायरेक्शन। लेकिन जब फ्रेश स्टार्ट करेगा तब उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, थर्मल वेलोसिटी के बराबर होगी। और जैसे क्या करेगा, फ्रेश स्टार्ट लेगा, फिर अगेन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगेन सामने क्या आ जाएगा, आयंस आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ढप्प करके आयंस टकराएगा, और जितनी भी वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल में उसने गेन की थी सारी क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जैसे ही लूज करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन जिद्दी है, जैसे कि मैंने कहा, वो फिर क्या करेगा, एक फ्रेश स्टार्ट लेगा। और फ्रेश स्टार्ट किस वेलोसिटी से लेगा, थर्मल वेलोसिटी से लेगा, और अगेन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और अगेन क्या करेगा, टकराएगा। यानी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फिर टकराना, एक्सेलरेशन फिर टकराना। और जैसे टकरा रहा है क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी लूज कर रहा है, यानी वेलोसिटी उसकी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बात समझ रहे हो आप, यानी पहले वेलोसिटी गेन हो रही है, यानी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और जैसे टकरा रहा है डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या फिर रिटार्डेशन बोल सकते हैं। एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, रिटार्ड हुआ, एक्सेलरेट हुआ, रिटार्ड हुआ, एक्सेलरेट हुआ, रिटार्ड हुआ। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन करता है उसे हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ड्रिफ्ट कर रहा है। हम ये नहीं बोलते ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ड्रिफ्ट कर रहा है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकदम जुप ऐसे मोशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। और वो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने वर्बली ऐसे बता दिया आपको, लेकिन एक प्रॉपर फिक्स डायग्राम से मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर हमको ड्रिफ्टिंग देखने को मिलती है। मैं यहां पर किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मुझे यहां पर ड्रिफ्टिंग देखने को मिलेगी। मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से चूज कर रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो। मान लिया जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था, वो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। मान लिया एक वो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ठीक है, इस तरह से यहां से कहां गया, इस पॉइंट पर गया। ये देखो चल रहा था, एक आयन से टकराया और यहां से स्टार्ट लिया उसने, फिर इस आयन से टकरा गया और फिर क्या हुआ, आयन से टकराया, ऑब्वियस सी बात है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मान लो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर ये नई आयन से टकराया, उसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर यहां टकराया, उसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर यहां टकराया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ये वाला पाथ कब है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस या नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एक आयन है, उसे टकराया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पर एक आयन है, उसे टकराया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एक आयन है, उसे टकराया, फिर यहां से गया, यहां पर एक आयन है, उसे टकराया, यहां पहुंच गया। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए और इस पॉइंट को क्या बोल दो, बी बोल दो। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस डायरेक्शन में, कहां की ओर, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रहा हूं, लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाते ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होगा, ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और कैसे एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और हम सब जानते हैं जैसे ही एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ गेन होता है। और वेलोसिटी में गेन कैसे निकालेंगे हम, सिंस वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिस गेन इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फॉर्मूला हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है क्लास 11th में और क्लास 9th में। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी क्या होती है, गेन होती है, या बोल सकते हैं वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। एंड दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at के बराबर होता है, जहां a एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। यानी जितने टाइम में हम चेंज इन वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो टाइम यहां पर क्या है, t है। अब यहां मैंने क्या लगाया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, कहां की ओर, इधर की ओर। और हम ऑब्वियसली बात है जो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर एक्सेलरेट होगा, इधर की ओर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी कहां की ओर होगी भाई, इधर की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर लगा रखा है, इधर की ओर लगा रखा है। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, a इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था, बताओ फिर अब कहां की ओर मूव करेगा। माना इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, पहले तो ऐसे जा रहा था, इस पाथ से जा रहा था यूं करके, बताओ क्या चेंज आएगा, ये पाथ सेम रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन अब ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, बताओ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये सेम हुआ। देखो अगर मैं इसको ऐसे यहां से गिराऊं ना, देखो अभी सीधे नीचे गिर गया है, ये सीधे नीचे गिर गया, मतलब ये ऐसे नीचे गिर गया सीधे। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे फोर्स लगाऊं, इसमें क्या करूं, ऐसे फूंक मार दूं, देखो ये आ रहा है नीचे, कहां की ओर जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है, यूं करके कहां की ओर, ऐसे जा रहा है। अब ये उसका पाथ हो गया, कैसा, ऐसे। यानी पहले तो कैसे आ रहा था, नीचे आ रहा था, जैसे मैंने फूंक मारी का मतलब जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, ये क्या हुआ, इस तरह से मूव किया। कैसे, इस तरह से मूव किया। आप अभी आपके सामने कुछ रुमाल है, आप करके देख सकते हो। पहले रुमाल को ऐसे गिराओ विदाउट कोई फोर्स लगाई, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी के अंडर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ा और फूंक भी मारी, अब कैसे मूव कर रहा है, मेरे हाथ में आएगा, देखना कहां चला गया, उधर चला गया, मेरे हाथ में आया नहीं, मतलब इसे किनारे में आया फिर उधर टकरा गया। उस पहले कहां आ रहा था, इधर पे आ रहा था। यानी ये क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएट हो गया। वहां क्यों डेविएट हुआ, जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन पहले यहां की ओर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं दूसरा मार्कर यहां बोल सकते हैं, चौक यूज कर लूं। आई थिंक मेरे पास होनी चाहिए एक चौक, हाँ मिल गई। देखो अब दूसरा पाथ कैसा हो जाएगा इसका, ऐसे हो जाएगा। तो सेकंड पाथ विल बी लाइक दिस, दूसरा पाथ ये होगा। अब यहां पर अगेन आयंस होगा, उस आयन से टकराएगा। अब जरा समझना इस पाथ में हुआ क्या। लेट अस से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा भाई, t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा बोल दिया मैंने, t1 टाइम लगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जस्ट पहले उसके पास वेलोसिटी कितनी है भाई, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। उसे मैंने क्या बोल दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया। और वो इनिशियल वेलोसिटी किसकी वजह से है, थर्मल एनर्जी की वजह से है, या बोल सकते हैं टेम्परेचर की वजह से है। नाउ जैसे ही वो क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर एक्सीलरेट हुआ, इधर की ओर एक्सीलरेट हो, यहां पहुंच गया। और यहां पहुंचते ही उसके पास टकराने से ठीक पहले कुछ वेलोसिटी होगी, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। और वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, इन दिस केस दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t1। t1 क्या है, यहां से यहां जाने में लगा हुआ समय। नाउ जैसे ही इससे टकराएगा, जितनी वेलोसिटी इसने गेन की है, यानी कितनी वेलोसिटी गेन की है, इस v फाइनल के बराबर, उस सबको क्या कर देगा, यहां पे कितनी वेलोसिटी गेन की, v फाइनल के बराबर नहीं, इतनी तो पहले से थी, गेन कितना हुआ, 8t1 के बराबर वेलोसिटी क्या हुई, गेन हुई। और जितनी वेलोसिटी गेन की है सबकी सब क्या कर देगा, लूज कर देगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन क्या है, जिद्दी है, वो क्या करेगा, एक नया फ्रेश स्टार्ट लेगा। जब फ्रेश स्टार्ट लेगा तब वो किस वेलोसिटी से लेगा, थर्मल वेलोसिटी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेगा। लेट अस से अगेन यहां से टकराया, इधर की ओर आया, उसने एक फ्रेश स्टार्ट लिया, लेकिन किस वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से। अगेन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, वो किसकी वजह से है, थर्मल एनर्जी की वजह से है, या बोल सकते हैं टेम्परेचर की वजह से है। फिर वो क्या करेगा, अगेन एक्सीलरेट होगा, कहां की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जब नहीं लगाया था यहां पहुंच रहा था, अब वो कहां पहुंचेगा, कहीं यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इससे बना दूं मैं, यहां पहुंचा। और यहां पर क्या है, अगेन एक आयन है, और आयन से टकराने से ठीक पहले उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। और मान लिया इस टक्कर और इस टक्कर के बीच का जो टाइम है वो कितना है मेरे पास, t1 है, सॉरी t2 बोल दो इसको, कितना बोल दो, ऑब्वियसली बात है टाइम अलग अलग रहेगा, बिकॉज सेपरेशन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और इस टक्कर के बीच का टाइम कितना है, मैंने बोल दिया, मैंने t2 बोल दिया। अगर मैं इस केस के लिए क्या निकालूं, v फाइनल निकालूं, देन दिस v फाइनल विल इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू t2 के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। नाउ अगेन यहां पर गेन इन वेलोसिटी कितनी है, a_t1 के बराबर है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसके पास पहले से थी, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। नाउ जैसे इससे टकराएगा, अगेन क्या करेगा, जितनी वेलोसिटी गेन कर रखी है सारी की सारी लूज कर देगा। अगेन इलेक्ट्रॉन कैसा है, जिद्दी है, वो क्या करेगा, एक नया फ्रेश स्टार्ट लेगा। और जब फ्रेश स्टार्ट लेगा तब उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, टेम्परेचर की वजह से होगी। और अगेन मैंने अज्यूम कर लिया वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट ले रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी IV, एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी इज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ रूम, और वी कैन से टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगेन क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। और कैसे एक्सीलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था यहां पहुंच रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो कहां पहुंचेगा, थोड़ा सा इधर की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा भाई, इधर पहुंचा। नाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस। और अगेन टकराने से ठीक पहले इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। और अज्यूम कर लो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग गया, इसको t3 टाइम लग गया। नाउ अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला जो v फाइनल हो जाएगा मेरे पास, v फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विल बी प्लस कितना आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन, और इनटू कितना आ जाएगा, t3 आ जाएगा। और इस केस में जो गेन वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, t3 के बराबर है। और जो t3 है वो क्या है, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच क्या टाइम इंटरवल है। ये बात समझ में आई आपको। नाउ सेम प्रोसेस होगी, अगेन यहां पर इससे टकराएगा, आयन से टकराएगा, जितनी वेलोसिटी उसने गेन कर रखी है 8t3 के बराबर, उस सबको क्या कर देगा, लूज कर देगा। और अगेन एक नया फ्रेश स्टार्ट करेगा, और किस वेलोसिटी से, अगेन मतलब वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर से स्टार्ट करेगा। और कैसा हो जाएगा पाथ उसका, ऐसा हो जाएगा। फिर यहां पर टकराएगा, अगेन सेम प्रोसेस होगी, और कहां पहुंच जाएगा भाई, इधर पहुंच जाएगा। लेट अस से ये टाइम इंटरवल कितना है, यहां से यहां टकराने में t4 है, और ये टाइम कितना है मेरे पास, t5 है, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंचा, कहां पहुंच गया भाई, बी प्राइम में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बी प्राइम में। और हुआ क्या फिर देखो, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो बी में पहुंच रहा था, अब कहां पहुंच रहा है, बी प्राइम में पहुंच रहा है। कितने टाइम के बाद, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 टाइम तक एक्सलेट होने के बाद वो कहां पहुंच रहा है, बी प्राइम में पहुंच रहा है। एंड दिस बी प्राइम इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस बी प्राइम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो बी प्राइम है उसी का नाम क्या है भाई, ड्रिफ्ट है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहा है जुप 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 ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा जुप करके मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि हमारे पास कार मूव करती है, या फिर
स्कूटर मूव करता है या फिर हम चलते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज ड्रिफ्ट। यानी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट हुआ उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ड्रिफ्ट is called drift velocity, ठीक है। जिस वेलोसिटी से हमें यहां पर ड्रिफ्ट देखने को मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। किधर है इतनी बात, ये तो सिर्फ क्या हुआ, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करके चलेंगे। ओके, फिलहाल एक और चीज यहां पर डिस्कस करनी रह गई है, वो क्या है भाई, ये T1, T2, T3, T4, T5 ये क्या है। देखो T1 क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाने में लगा समय, और इस टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से नहीं टकरा रहा है। यानी इस इंटरवल के में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस में यहां पर कोई भी आयन नहीं है। इसका मतलब इस टाइम इंटरवल में मेरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, रिलैक्स है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए इन दो कोलिजन के बीच जो T1 टाइम है इसको हमने एक नाम दे दिया, एंड दैट नेम इज रिलैक्सेशन टाइम। उसी तरह से इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है, T2 है। सेम उसी तरह से इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच टाइम जो रिलैक्सेशन टाइम वो कितना है, T3 है। इस यहां पर कितना है, T4 है, यहां पर कितना है, T5 है। तो जो T1, T2, T3, T4, T5 ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। इनका नाम क्या है भाई, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। किधर है इतनी बात, ओके। नाउ अब हेड डालो क्या, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको मिटाऊं मैं, ठीक, ये मिटा रहा हूं, और हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट करता है भाई, हमको पता चल गया भाई ऐसे ड्रिफ्ट करता है। अब निकालना है कि भाई जब ड्रिफ्ट करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हेडिंग इज फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कुछ बातें पुरानी, क्या अगर मेरे पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, ठीक, और कंडक्टर में क्या है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और जैसे मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बैटरी लगाऊंगा, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर जो भी क्या होंगे मेरे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब क्या होंगे, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे उसे मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। इसको सिंबॉलिकली हम Vd से दिखाते हैं, ठीक है। V लिखा, उसके बेस में क्या लगा दिया, D लगा दिया। तो दिस वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। यानी हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में Vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसे ड्रिफ्ट हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब मुझे इसी का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा क्या। देखो एक चीज तो पक्का है, इन इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो ये एक्सीलरेट भी कर रहे हैं, एंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का E, कैपिटल E अपॉन M हो जाएगा। नाउ सेट सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब मैं यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, जैसे कि मैं पहले अज्यूम किया था, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अज्यूम किया दीज आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। ये क्या है मेरे पास, यहां पर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। नाउ जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेट अस से इस डायरेक्शन में मूव किया और यहां पर टकराया। देखो जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ना कहीं टकरा कर तो आया होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको, किसी आयन से टकराया होगा और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन होगा। यहां बोलते हैं जस्ट टकराकर उसने नया स्टार ले रखा है। यहां पर एक आयन है और आयन से टकराया इलेक्ट्रॉन, और वो उसने जस्ट क्या ले रखा है, एक नया फ्रेश स्टार ले रखा है, यहां पर फिर दूसरे आयन से टकरा रहा है। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मैं यहां पर सिर्फ 2 सक्सेसिव कोलिजन की बात कर रहा हूं, एक जस्ट यहां पर टकरा के आगे बढ़ा है और दूसरा यहां पर जस्ट टकराया है। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी मैं सिर्फ 2 कोलिजन की बात करूंगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए सेम अज्यूम कर लो, जो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है वो कैसे मूव कर रहा है भाई, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ऐसे टेढ़ा मूव नहीं करेगा, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है वो ऐसे कुछ मूव कर रहा है,
जो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है वो ऐसे कुछ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर जो n है वो ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन में इनिशियली क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। और ये क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन, यहां पर भी दो सक्सेसिव कोलिजन और दो सक्सेसिव कोलिजन। और जब हम मूव करेंगे, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे इनिशियली, ये थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। लेट अस से इसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी है, u1 है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, इसकी कितनी हो जाएगी, u2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, u3 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, u4 हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन नंबर n है तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, un हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हियर आई एम अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां की ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो जो पाथ पहले ऐसे था अब वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी जो पाथ पहले ऐसा था अब वो पाथ कैसा हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। यानी नाउ दिस इज पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये मेरे पास पहला कोलिजन है, ये कौन सा है, दूसरा। और अज्यूम कर लो कि यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी v1 होगी, क्योंकि क्या होगा, ये एक्सलेट होगा और वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। एंड दिस v1 विल बी इक्वल टू, इधर लिखूं मैं, इसको मिटा के चलो, देखो, एंड दिस v1, जो v1 की वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये u1 प्लस a इंटू, लेट अस से यहां से आने में कितना टाइम लग गया उसको, t1 टाइम लग गया, तो दिस इज t1। ये बात समझ में आई। नाउ सेम चीज किसके लिए होगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। यहां क्यों जा रहा था, जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कहां की ओर शिफ्ट होगा, ऐसे मूव करेगा, माना कहीं यहां पहुंच गया, ठीक है। और जैसे ही यहां पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी में चेंज आएगा। दिस वेलोसिटी इज v2, और जो v2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बच्चा जानता है कि दिस v2 विल बी इक्वल टू u2 प्लस a इंटू कितना आ जाएगा, ये t2 आ जाएगा। सेम केस किसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा। ये क्या करेगा, इस तरह से इधर की ओर शिफ्ट होगा, थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ये ऐसे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और लेट अस से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v3 होगी। तो यहां से मेरे पास v3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये u3 प्लस कितना आ गया, a इंटू t3 आ गया, a के ऊपर वेक्टर आएगा। सेम जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हुए कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और वेलोसिटी में चेंज आएगा बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है। और टकराने से ठीक पहले माना उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v4 हो गई है। तो दिस v4 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, v4 विल बी इक्वल टू u4 प्लस ये कितना आया, a t4 के बराबर आया। सेम केस किसके लिए होगा, इस nth इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, ऐसे जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vn हो जाएगी, ऐसा मैंने बोल दिया। एंड दिस लेटर एस ऐसा करके लिख दो यहाँ पर, तो vn वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये un वेक्टर और प्लस कितना आ जाएगा, a वेक्टर इंटू tn आ जाएगा, ठीक है। लेट अस से, ओह ये टाइम लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर टाइम कितना लगा, t2 टाइम लगा, यहाँ कितना टाइम लगा, t3 टाइम, यहाँ कितना लगा, t4 टाइम, और यहाँ कितना लग गया, tn टाइम लगा, ठीक है। दिस इज टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन एंड दिस इज टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन एंड दिस इज टाइम इंटरवल दीज टू सक्सेसिव कोलिजन एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर आई। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ समझना बात को, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन opposite direction of electric field, opposite direction of electric field। बताओ कितनी हो जाएगी, वो वेलोसिटी कितनी है, उसकी एवरेज निकालना है। पहले वाले कितनी है, v1 है, दूसरे वाले कितनी है, v2 है, तीसरे वाले कितनी है, v3 है, चौथे वाले की v4 और nth वाले की vn। तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो दिस एवरेज विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस z प्लस का vn डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और पता है इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही तो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी
Vd बोलते हैं। अब क्या करना है, अगर Vd निकालना है तो V1 V2 V3 और एड्रेस Vn की वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, Vd निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटाऊं, देखो Vd इक्वल टू कितना आ जाएगा, Vd वेक्टर इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, U1 प्लस A T1 और वेक्टर ध्यान रखना बनाना जरूरी है, फिर प्लस कितना आ गया ये U2 प्लस A T2 प्लस ऐसे लिख दूं डेटा डैश प्लस का 20 के टर्म मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर UN प्लस A वेक्टर इंटू TN आया और डिवाइड में कितना आ जाएगा, N आ जाएगा। पहले U1 U2 U3 डेटा डैश U1 एक साथ लिख दो, फिर T1 T2 T3 डेटा डैश TN एक साथ लिख दो, इस T के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरे पास Vd वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस डेटा डैश प्लस का UN वेक्टर और डिवाइड में कितना आ जाएगा N, फिर प्लस साइन, फिर कौन से वाले A वाले A T1 A वेक्टर T1 प्लस A वेक्टर T2 प्लस डेटा डैश प्लस का A वेक्टर TN डिवाइड में कितना आ गया, N आ गया, ठीक। इसको मिटाऊं, बताओ भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, बच्चा जानता है भाई, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, कितनी होती है, 0 होती है। तो Vd इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 और प्लस का सबसे यहाँ A कॉमन है, अंदर कितना बच गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 डेटा डैश कहाँ तक आ गया ये Tn तक और डिवाइड में कितना आ गया, स्मॉल कैपिटल N आ गया, ठीक। नाउ दिस टर्म इज 0, तो यहाँ से मेरे पास Vd इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस A वेक्टर इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेटा डैश प्लस का Tn और डिवाइड में कितना आ गया हमारा यहाँ पर ये N आ गया। नाउ ये क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास क्या था T1, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज थर्ड, दिस इज nth इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं ये क्या किया, मैंने सबका एवरेज निकल दिया, तो ये क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको मैं क्या बोलता हूं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलता हूं, ठीक है। आप यहां से भी समझ सकते हो, यहां पर इन दो कोलिजन के बीच टाइम कितना था T1, इन दो कोलिजन के बीच T2, इन दो के बीच T3, इन दो के बीच T4, इनके बीच T5। ऐसे मैं nth टाइम करूंगा तो अगर मैं उसका डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, सबको ऐड करो तो क्या निकलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकलेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। एंड दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई टाउ। इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, टाउ से दिखाते हैं, ठीक। तो यहां से मेरे पास Vd वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, ये A वेक्टर इंटू टाउ के बराबर आ गया। और इस टाउ की एक खासियत होती है कि दिस टाउ इज कांस्टेंट फॉर एनी कंडक्टर। टाउ की वैल्यू क्या होता है, किसी भी एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। हाँ, कंडक्टर टू कंडक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है देन दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर विल बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, ए तो वैसे भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है अभी दिखाता हूं। देखो अगर मैं इसको मिटाऊं, ए मैंने लिखा था मिटा दिया, ए की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू पुट करो भाई, सॉरी यार, Vd वेक्टर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ के बराबर। ये मेरे पास क्या निकल के आया, Vd का फॉर्मूला निकल के आया जो मुझे चाहिए था। अब देखो टाउ क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लगा रखा है वो भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब दिस Vd इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो Vd होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और किसी एक कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। मतलब अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है, और कहां से कहां लाई करती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के बीच में लाई करती है। अब आप भी सोचो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बहुत कम है, आंसर है बहुत कम है। लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, वो 10⁵ के ऑर्डर की थी। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन
मतलब जो करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जुप करके मूव नहीं करता। कैसे मूव करता है? ड्रिफ्ट होके मूव करता है। ठीक है, आप ड्रिफ्टिंग की फिजिकल सिचुएशन को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, मान लिया आप एक ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी कैसे चलाते हैं? पहले आप एक्सीलरेट करते हैं फिर रोकते हैं, एक्सीलरेट करते हैं फिर रोकते हैं, एक्सीलरेट करते हैं फिर रोकते हैं, एक्सीलरेट करते हैं फिर रोकते हैं। यानी पहले एक्सीलरेशन हो रहा है फिर रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी जर्नी के दौरान एवरेज एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो हमारा आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है और उतना ही क्या हो जा रहा है? रिटार्डेशन। यानी ड्यूरिंग दिस होल जर्नी एवरेज एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 0। अगर एवरेज एक्सीलरेशन 0 है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, और वो हमें यहां पर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ के बराबर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डिराइव करने को आता है और कम से कम 2-3 बार ये आया हुआ है पिछले 4 साल में। ठीक, मतलब हर साल ही आया है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वी डी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का ई अपॉन एम। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा, सॉरी वेक्टर फॉर्म तो लिखा है, अगर मैं स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से? वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ आ जाएगा। ठीक, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर बात? नाउ अब यहीं पर एक और टर्म आता है, दैट टर्म इज नोन एज मूवेबिलिटी। क्या होता है? मूवेबिलिटी। हिंट डालो, क्या? मूवेबिलिटी। क्या होती है मूवेबिलिटी? मूवेबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम। मूवेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन मूवेबिलिटी। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तब वहां पर आयंस में मूव करते हैं, तो वो आयंस मूवेबिलिटी आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर अभी के केस में सिर्फ किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूवेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ कौन मूव कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। एंड दिस मूवेबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इतना ही आपसे पूछा जाता है क्लास 12th में कि बताओ भाई मूवेबिलिटी क्या होती है, तो आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मूवेबिलिटी। अब आपके लिए होमवर्क है कि मूवेबिलिटी की यूनिट क्या होती है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको लिखोगे। डायमेंशन फॉर्मूला एंड अ यूनिट ऑफ मूवेबिलिटी, एंड दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इन कंडक्टर। क्लियर बात? नाउ अब तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, और एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन हमारे सामने आएगा। वो रिलेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू NEAVD, जो कि हम कल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है और आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।